हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे चैप्टर विद्युत धारा, जो कि अपना लेसन नंबर 5 है। कल अपन ने पढ़ा था प्रतिरोध के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे कि प्रयोगशाला में जो अपन काम में लेते हैं वो प्रतिरोध कौन से होते हैं। तो प्रयोगशाला में काम में आने वाले प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं अपन अपने पास। प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं तार आपद प्रतिरोध, ठीक है, और दूसरा होता है अपने पास कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध। अब दोनों में फर्क क्या होता है? जो तार आपद प्रतिरोध होता है वो हमेशा मिश्र धातु के बने होते हैं। तार आपद प्रतिरोध होते हैं वो मिश्र धातु के बने होते हैं, और मिश्र धातु की एक क्वालिटी है कि इसके लिए प्रतिरोधक का ताप गुणांक का मान ताप पर निर्भर नहीं करता। इट मीन्स इनका जो प्रतिरोध है वो ताप के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। ताप कम ज़्यादा हो तो प्रतिरोध पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिरोधकता ताप गुणांक जो होता है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जहाँ अपन पढ़ेंगे प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता के बारे में। अब ये जो तार आपद प्रतिरोध होते हैं ये थोड़े लेंदी होते हैं, लंबाई होती है, तार से बनाए जाते हैं, और इनको बनाना थोड़ा आसान नहीं है, साथ ही ये कॉस्टली होते हैं। कॉस्टली मतलब महंगी है ये। इस वजह से तार आपद प्रतिरोध का उपयोग कम किया जाता है, बहुत कम किया जाता है। तो इनके स्थान पर फिर कार्बन प्रतिरोध काम में ले जाते हैं। अब कार्बन प्रतिरोध जो होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं, कार्बन से बने होते हैं। पहली चीज, कार्बन प्रतिरोध कार्बन से बने होते हैं। ये सामान्यतः बेलनाकार होते हैं, बेलनाकार होते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो ये बेलनाकार हो गया अपने पास, ये कार्बन प्रतिरोध हो गया, जैसे इसको माने अपन कार्बन प्रतिरोध। साथ ही इसमें ध्यान रखना है कि इसमें 4 अलग अलग कलर्स की वृत्ताकार रिंग होती हैं। जैसे ये मार्कर है, मार्कर पे ये जो रेड रिंग बनी हुई है, वैसे ही जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं इस पे 4 वृत्ताकार रिंग बनी होती हैं, ऐसे 4, ठीक है। सामान्य तो 4 होते हैं, कई बार 3 भी मिलती हैं। अब ये जो चारों रिंग हैं इनका कलर अलग अलग होता है। इस कलर के आधार पे अपन को पता लगता है कि इसके प्रतिरोध का मान कितना होता है। अब वो मान तो अपन निकालेंगे वर्ण कोड में, वर्ण कोड का अपना नेक्स्ट टॉपिक है। उससे पहले ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कार्बन प्रतिरोध जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, ठीक है, प्रयोग में आसानी से आते हैं, प्रयोग में आसानी से आते हैं। साथ ही इनका आकार क्या होता है? बहुत छोटा होता है। जब भी अपन लैब में चलेंगे आपको मैं कार्बन प्रतिरोध दिखाऊंगा। यहाँ जो होते हैं ताराबद्ध प्रतिरोध, ये ताराबद्ध प्रतिरोध एक सामान्य तार की तरह दिखाई देते हैं, जो सामान्यतः मिश्र धातु जैसे कॉन्स्टेंटाइन हो गया, मैंगनीन हो गया, उनके बने होते हैं। तो ये दोनों ही अपन क्या करेंगे प्रयोगशाला में देखेंगे। अब अपन पता करेंगे कि जो कार्बन प्रतिरोध है उसका वर्ण कोड, मतलब उसके जो कलर की 4 रिंग्स होती हैं उन रिंग्स का यूज क्या है, कैसे पता लगेगा कि इसका मान कितना है, या मान पता हो तो अपन ये बता सकते हैं कि ये चारों रिंग कौन से कलर की हैं। तो वो अपना नेक्स्ट टॉपिक है। अभी अपन देखते हैं कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड। तो अब अपन बात करते हैं कार्बन में कलर कोडिंग की, कि अपन को पता कैसे लगेगा। तो अभी अपन ने बताया था कि जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं वो सामान्यतः बेलनाकार होते हैं, ठीक है। इसमें 4 रिंग्स होती हैं, वृत्ताकार रिंग्स बनी होती है। इसमें जो दो पहली रिंग्स हैं, तो पहली रिंग हमेशा बताती है सार्थक अंक को। इन चारों रिंग्स का अलग अलग महत्व है। पहली जो 2 रिंग्स हम इसको बताएंगे सार्थक अंक को। तीसरी जो रिंग है थर्ड वन बताती है दशमलव गुणांक को।
मतलब गुणांक किया 10 की पावर कितनी होगी उसको बताएगा, मतलब 10 की घात में कितना आएगा इंटू में। जैसे मान लो 7 सेकंड मेरे पास एक्स वाई हो गया, 10 मतलब गुणांक जेड हो गया। इसके बाद जो लास्ट वन है, लास्ट वन बताती है सहीयता को। सहीयता का मतलब है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब है प्लस माइनस परसेंटेज में कितनी कमी होगी या परसेंट में कितना कम या ज़्यादा हो सकता है। जैसे अपन बोलेंगे 10% कम या ज़्यादा हो सकता है, वो क्या होती है, सहीयता होती है। अब इसको अगर नॉर्मली अपन लिखें तो फिर आएगा कैसे कि एक्स वाई गुणा 10 की घात जेड और प्लस माइनस जो भी परसेंट है वो अपन लिखेंगे। इस वे में अपन चारों कलर्स को देख के पता करेंगे कि मान क्या आएगा। अब डिपेंड करेगा कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या होगी, तो वो डिपेंड करती है कलर्स पे। तो इसके लिए एक सारणी है जिसको अपन पढ़ेंगे, उसी की सहायता से अपन एक्स वाई जेड और जो टॉलरेंस है उसकी वैल्यू अपन को पता करनी है। तो उस सारणी को मैं इधर बना रहा हूँ। इधर आ जाएगा अपने पास कलर, इधर एक्स वाई का मान मतलब 7 सेकंड, यहाँ जेड या 10 पावर जेड मान लो, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस टॉलरेंस। ठीक है, इस सारणी को याद करने का तरीका है, वो तरीका अपन देखते हैं। तो तरीका इसमें एक नॉर्मल सी एक लाइन है, उसको अपन बोलेंगे। उस लाइन का मतलब है बी बी रोय, बी बी रोय फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। तो फ्रॉम अपन लिखेंगे नहीं, ग्रेट ब्रिटेन। हैव भी नहीं लिखेंगे, वेरी गुड वाइफ, हैव वेरी गुड वाइफ। वो लाइन में लिख दूंगा अभी, बट अपन एक बार इसमें इस लाइन में आएंगे। इधर मैं लाइन लिख देता हूँ, बी बी रोय फ्रॉम, फ्रॉम नहीं लिखना, ग्रेट, ग्रेट का दिया जाएगा, ब्रिटेन, ब्रिटेन का दिया जाएगा। बी बी रॉय फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। हैव भी, हैव से कुछ नहीं लिखेंगे अपन, वेरी, वेरी का भी आ जाएगा, गुड का दिया जाएगा, वाइफ, वाइफ में से डब्ल्यू उठा लेंगे अपन। तो बी बी रॉय फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। ठीक है, इसके बाद अपन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गोल्ड, गोल्ड के बाद सिल्वर, और सिल्वर के बाद नो कलर, नो कलर। ठीक है, तो अपन को याद करना है बी बी रॉय फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। तो सबसे पहला जो बी है वो आता है ब्लैक के लिए। सबसे पहला जो बी है वो किसके लिए आता है, ब्लैक के लिए। उसके बाद जो दूसरा बी आता है वो आता है ब्राउन के लिए। फिर आर आता है रेड के लिए। ओ जो आएगा वो आएगा ऑरेंज, ऑरेंज कलर के लिए। वाई, वाई मीन्स येलो, वाई मीन्स येलो। फिर जी, जी मीन्स ग्रीन। फिर अगेन बी। तो यहाँ ध्यान रखना कितने बी हो गए, 3। पहला ब्लैक के लिए था, फिर ब्राउन के लिए था, बचा क्या, ब्लू। ये जो बी है वो किसके लिए आएगा, ब्लू के लिए आएगा। फिर वी, वॉयलेट, फिर वॉयलेट। ठीक है, फिर आता है जी, ग्रे, फिर वाइट। ये सारे अपने पास कलर के नाम हो गए। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग इनके नाम याद रखने हैं। याद रखने का तरीका, बी बी रॉय फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। इसके थ्रू अपन क्या करेंगे, इसको याद करेंगे। पहला जो भी है वो ब्लैक को डिनोट करता है, सेकंड बी डिनोटेड ब्राउन, थर्ड वन डिनोट रेड, फोर्थ वन ऑरेंज, वाई येलो, जी ग्रीन, बी ब्लू, वी वॉयलेट, जी ग्रे, डब्ल्यू वाइट। ये सारे कलर्स हो गए अपने पास। अब इसके लिए अपन देखेंगे कि एक्स वाई का मान क्या होगा और जेड का मान क्या होगा। तो एक्स वाई का मान देखते हैं, फिर अपन देखेंगे जेड का मान, फिर टॉलरेंस पे आएंगे अपन। ठीक है, तो एक्स वाई यहाँ से 0 से स्टार्ट कर लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 तक ही रखना है, 10 नहीं रखना है, क्योंकि पहले जो 2 रिंग्स होंगी ना उनमें वाइट तक ही आएंगे। कलर कहाँ तक पहुँचेंगे, केवल वाइट तक पहुँचेंगे। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर
जो होंगे वो थर्ड में या फोर्थ में ही मिलेंगे केवल, फर्स्ट सेकंड में गोल्ड और सिल्वर नहीं मिलेंगे। फर्स्ट जो 2 रिंग्स हैं वो केवल ये जो 10 कलर्स लिखे हैं अपने पास इनमें से ही मिलेंगे। फिर बात करते हैं अपन जेड की। जेड का मान जैसा ये है वैसा ही, मतलब 10 पावर 0, इट मीन्स इसका मान कितना हो गया 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन ब्राउन की। ब्राउन के लिए 10 पावर 1 हो जाएगा, 10 पावर यहाँ 2 आ गया, सेम एज इट इज लिखते जाओ, 10 पावर 6, 10 पावर 7, 10 पावर 8, 10 पावर 9। वाइट से पहुँच गए अपन। अब ये जो थर्ड है, थर्ड में सिल्वर और गोल्ड के रूप में मिल सकता है। थर्ड जो है वो सिल्वर और गोल्ड के रूप में मिल सकता है, मतलब सही जो अपने पास दशमलव है वो दशमलव वाली जो रिंग है वो सिल्वर या गोल्ड की हो सकती है। अगर वो गोल्ड की है तो अपन लिखेंगे 10 पावर -1 लिखना है यहाँ पे। अगर गोल्ड है तो 10 पावर कितना लिखेंगे -1। नॉर्मली ये नहीं मिलती। और ये जो क्वेश्चन है कलर कोडिंग का, ये 1 नंबर का नॉर्मली बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद अगर सिल्वर की बात करें, सिल्वर -2, नो कलर, थर्ड पे कोई कलर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि थर्ड नहीं है फिर फॉल्स है, ऐसा नहीं है, 3 हमेशा मिलेंगी। फोर्थ वन है या नहीं वो डिपेंड करता है सह्यता के अकॉर्डिंग, तो अपन सह्यता लिखेंगे। अब जो फोर्थ रिंग है वो केवल या तो गोल्ड की होगी या किसकी होगी, सिल्वर की, या नो कलर या होगी नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या लिखेंगे, प्लस माइनस सह्यता लिखेंगे। जैसे मान लो गोल्ड है, गोल्ड के लिए अपन कितना लिखेंगे, +5%। याद रखना ये निश्चित है सारा कुछ कि गोल्ड के लिए कितना लिखा जाएगा, +5%। फिर आता है सिल्वर, सिल्वर के लिए +10% लिखेंगे अपन। ठीक है, और अगर नो कलर है, मतलब 3 ही रिंग है, चौथी रिंग अवेलेबल ही नहीं है उसमें, जो अपने पास कार्बन प्रतिरोध है उससे फोर्थ रिंग प्रेजेंट नहीं हो, तब कितना लिखेंगे, +-20%। इस वे में अपन सब लिखेंगे। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो अपने पास एक कार्बन प्रतिरोध है, ठीक है, इसमें रिंग्स हैं। पहली रिंग मान लो येलो है, दूसरी रिंग रेड है, तीसरी रिंग मान लो वॉयलेट है, और फोर्थ वन ये मान लो क्या है, सिल्वर है। अब क्वेश्चन है कि आपके पास की एक कार्बन प्रतिरोध है जिसमें पहली रिंग येलो पीली है, दूसरी रेड लाल है, फिर वॉयलेट बैंगनी है, उसके बाद लास्ट वन कैसी है, सिल्वर चांदी कलर की है। तो अपन को इसका मान पूछेगा, तो मान के लिए अपन को 4 चीज़ें फाइंड करनी है, एक्स वाई और जेड का मान फाइंड करना है। तो एक्स देखेंगे, एक्स येलो, तो अपन जाएंगे इस टेबल में। तो येलो के लिए एक्स की वैल्यू कितनी है, 4, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 4। तो पहला सार्थक अंक अपने पास कितना आ गया, 4 आ गया। इसके बाद बात करें अपन दूसरे सार्थक अंक की। दूसरे सार्थक अंक के लिए कितना है, रेड के सामने देखो कितना है, 2 है, तो 42 इंटू 10 पावर। अब पावर की बात करें तो अपन वॉयलेट को देखेंगे, वॉयलेट कितने पे है, 7 पे है, तो 10 पावर कितना हो गया, 7। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस आ गया कितना, सिल्वर, फॉर सिल्वर सह्यता टॉलरेंस इज 10%, तो +-10% लिखेंगे अपन, और ब्रैकेट में बंद करके आगे यूनिट अपन को पता है कि यूनिट हमेशा लगानी जरूरी है, बिना यूनिट के भौतिक राशि का कोई मतलब नहीं होता। ये 11th में अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है अपना। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया जिसके थ्रू अपन को पता लग जाएगा कि कार्बन प्रतिरोध में अगर अपन को रिंग्स का कलर पता है, देन वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दैट। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एक एग्जाम्पल और की। इस बार अपने पास जो वैल्यू है वो दी हुई है कि जैसे मान लो अपने पास ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें कि कार्बन प्रतिरोध का मान कितना है, 23 इंटू 10 पावर 4 +-5% ओम है। तो इसमें जो कलर्स रिंग्स हैं, जो रिंग्स हैं अपने पास कलर्स, जो ये रिंग्स होती हैं चारों, इनका क्रमागत कलर बताना अपन को कि कौन कौन से रंग की होती हैं ये। तो क्रमागत कलर के लिए अपन देखेंगे सबसे पहले 2, तो 2 किसके लिए लिखते हैं अपन, रेड के लिए, तो पहला कलर कौन सा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। फिर सेकंड बात करते हैं अपन 3, तो 3 किसके लिए है, ऑरेंज के लिए, तो सेकंड कलर इज ऑरेंज। फिर 10 पावर 4 किसके लिए है, येलो के लिए, तो थर्ड रिंग
जो है वो कैसे कलर की होगी, येलो की होगी। और फॉल्स वन 5%, 5% मीन्स वो किसकी होगी फिर, गोल्ड की होगी। तो ये था अपने पास कार्बन वर्ण कोड। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत बार इजी सा है, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता है। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अपन ताप प्रतिरोधकता की जो डिपेंडेंसी उससे पढ़ने से पहले एक न्यूमेरिकल अपने पास एग्जांपल नंबर 5.4 इसको पढ़ते हैं। अच्छा एग्जांपल है, इसमें कुछ चीज़ें हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे अपने पास। कि इसमें दिया है कि एक धातु का तार है, उसकी लंबाई कितनी है, एल मीटर। जैसे मान लो अपने पास ये तार हो गया, इसकी लंबाई कितनी बताइए, एल मीटर है। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो कितना है, ए वर्ग मीटर है। ठीक है, मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, वर्ग मीटर है। याद कीजिए कि यदि तार की लंबाई को खींचकर कितना कर दें, दुगुना कर दें, मतलब ये जो तार है इसको खींचेंगे अपन, तो इसकी लंबाई कितनी की कर दी इसने, पहले मान लो एल थी, तो अब कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ एल हो जाती है। कर दी जाए तो इसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो कल जब अपने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था कि उसकी लंबाई वो जो तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उस पर वो निर्भर करता है। तो लंबाई के रिस्पेक्ट में मैंने बताया था कि अगर अपन तार को खींच कर क्या करते हैं, लंबा करते हैं, तार को खींच कर लंबा करेंगे तो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब खींचेंगे तो तार क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, तो उसका जो एरिया है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। तो केवल लंबाई चेंज नहीं है यहाँ, साथ साथ में इसके अंदर ही वो इनबिल्ड है कि इसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो भी क्या है, कम होता है, क्योंकि तार क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अपन को निकालना उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो माना सॉल्यूशन करते हैं, माना प्रारंभ में जो अपने पास तार का प्रतिरोध है, तार का प्रतिरोध R है, तब अपन ने प्रतिरोध का फॉर्मूला पढ़ा है कि R इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ठीक है, जहाँ एल उसका प्रारंभिक लंबाई हो गई, ए उसका प्रारंभिक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, इसको दे देंगे अपन समीकरण ए। अब तार को खींचने पर लंबाई, तो लंबाई कितनी हो गई, मान लो एल डेस है, तो वो कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ एल। ठीक है, अब निकालना है अपन को कि इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि इसको जब खींच के अपन लंबा करेंगे तो इसके द्रव्यमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब पहले जो द्रव्यमान होगा, बाद में जो द्रव्यमान होगा, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। साथ ही घनत्व पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि तार का घनत्व D हो तो खींचने से पूर्व व पश्चात द्रव्यमान एक समान होगा, अब द्रव्यमान क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व है। तो पहले आयतन क्या हो जाएगा, ए एल इंटू एल, क्षेत्रफल गुणा लंबाई, ये क्या होगा इसका पहले आयतन, इंटू में क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, बाद में क्षेत्रफल ए डेस हो गया, मान लो लंबाई एल डेस, डी एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब ए एल डी इक्वल्स टू ए डेस एल डेस की वैल्यू ट्वाइस ऑफ एल इंटू डी, तो एल डी से एल डी कैंसिल आउट, तो ए डेस इक्वल्स टू क्या हो गया, ए बाई 2 हो गया। तो ये अपने पास अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे जो प्रभाव पड़ा वो आ जाएगा। अब अपन बात करेंगे कि इसका जो बाद में प्रतिरोध होगा वो क्या होगा। तो लंबाई बढ़ाने के पश्चात या खींचने के पश्चात प्रतिरोध, तो खींचने के पश्चात जो प्रतिरोध होगा उसको मान लेता हूँ मैं आर डेस। तो आर डेस इक्वल्स टू रो। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यदि तार की लंबाई काट पीट के उसको छोटा बड़ा किया जाए तो उसकी प्रतिरोधकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रतिरोधकता जो है वो पदार्थ का गुण है, तो उसके सैंपल का गुण नहीं है। तो उसको काट के छोटा बड़ा करो, प्रतिरोधकता पे कोई प्रभाव
नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ इसको अपने पास प्रतिरोधकता का मान दिया होता और बाद में वो प्रतिरोधकता का मान पूछता तो दैट विल बी सेम, जो पहले था वही होता, चेंज नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो आर डी इक्वल्स टू रो एल डी अपॉन ए डी। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं, तो आर डी दिस विल बी इक्वल्स टू रो एल डी की वैल्यू ट्वाइस ऑफ एल, और ये क्या हो जाएगा ए डी ए बटे 2, तो आर डी दिस विल बी इक्वल्स टू 4 रो एल अपॉन ए, तो रो एल अपॉन ए ये किसके बराबर है, आर के बराबर है, तो 4 आर। ये तो हो गया अपने पास नया प्रतिरोध। अब प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि जो निकालेंगे अपन, प्रतिशत वृद्धि के लिए अपन बात करते हैं कि प्रतिशत वृद्धि का मतलब अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान अपॉन प्रारंभिक मान और इंटू 100, ये क्या हो जाएगी प्रतिशत वृद्धि। तो इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 3R अपॉन R इंटू 100, तो ये कितना हो गया 300%। ये क्या आ जाएगी अपने पास प्रतिशत वृद्धि। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब तार को खींच के लंबा करते हैं तो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी चेंज होगा, वो किस रेस्पेक्ट में चेंज होगा अपन इस फैक्ट से निकालेंगे कि उसका द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, नियत रहेगा, घनत्व और द्रव्यमान नियत रहेंगे। ठीक है, और ये प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसमें एक एग्जाम्पल और है, वो भी अपन देखते हैं। तो अपने पास एक एग्जाम्पल है 5.7, 5.5 और 5.6 आप करके देखना, बहुत ईजी है, इजीली हो जाएंगे। इसमें दिया एक चालक तार की लंबाई व काट क्षेत्रफल क्रमशः 1.5 मीटर व 0.60 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर है। इसके सिरों के मध्य 0.90 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया गया है, तो इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। साथ में तार की प्रतिरोधकता का मान दिया है 5.6 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर है। तो अपने पास यहाँ V का मान दिया है, अगर R का मान आ जाए तो अपन ओम का नियम लगा के I का मान निकाल सकते हैं। तो अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, R के मान से स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो अपने पास जो भी दिया है तार की लंबाई L इक्वल्स टू 1.5 मीटर, काट क्षेत्रफल A इक्वल्स टू 0.60 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा विभवांतर V, इसका मान दिया है 0.90 वोल्ट। ठीक है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता रो का मान कितना दिया है 5.6 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर, ये मान अपन को दिए हुए हैं। तो अगर अपन ओम का नियम यूज करें V इक्वल्स टू आई आर होता है, वहाँ से I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V बटे R, तो V का मान है तो पहले अपन R का मान निकालेंगे। तो प्रतिरोध का सूत्र लगा दो, R इक्वल्स टू क्या होता है रो एल अपॉन ए, ये सारे मान हैं। तो R बराबर रो का मान 5.6 इंटू 10⁻⁸ इंटू एल 1.5 अपॉन वैल्यू कितनी है ए की 0.60 इंटू 10⁻⁻6। तो R इक्वल्स टू पावर सॉल्व कर लेते हैं पहले, यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ से भी पॉइंट, तो 56 गुणा 15 इंटू 10⁻⁻1 और 1 कितने हो गए 10, ये पावर हटाएंगे 10⁻6, 60 इंटू 10⁻2 हटाया तो कितना हो गया 8 हो गया। तो R इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स 56/4, तो 1/4 इंटू 10⁻⁻2 ओम या 0.14 ओम, ये मान आ जाएगा किसका R का मान आ जाएगा। अब ओम के नियम से, ओम के नियम से तो V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V बटे R, दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं अपन। V की वैल्यू 0.90 अपॉन 0.14, तो I इक्वल्स टू 90 अपॉन 14, 6.4 एम्पियर, ये आ जाएगा अपने पास धारा का मान। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है, तो
इन सब चीज़ों को आप रिविज़न कर लेना, और जो न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्पल्स जो मैंने नहीं कराए उनको आप देखना, करके हो जाएंगे, इजी हैं एकदम। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपने पास प्रतिरोधकता और प्रतिरोध पे ताप का प्रभाव इम्पोर्टेंट है, तो वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।